यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइज, ऑल सेट फॉर द दिसंबर 2025 एग्जाम सीएमए वालों के लिए एंड जनवरी 2026 एग्जाम सीए फाइनल वालों के लिए। तो अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर हम डीटी अभी उठाने वाले हैं और हमारे पास टारगेट रहेगा 10 to 12 डेज के अंदर अंदर डीटी करना। हमेशा मैं ये मानता हूं कि एक सब्जेक्ट एक साथ में नहीं करना चाहिए। यू कैन हैव द 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम एंड आप 20 डेज का टाइम लेके और 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई साहब, ये आपका स्ट्रेटेजी रहना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे प्लानर दे रहा हूं कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितना टाइम लगना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। तो गाइस, जैसे आप देखोगे मैंने यहाँ पे दे रखा है रिवीजन प्लान फॉर द सीएमए फाइनल डीटी। 10 डेज का प्लान है और 10 डेज के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये 10 डेज में तब हो सकता है व्हेन एवरी डे यू आर स्टडीइंग फॉर एटलीस्ट 10 to 12 आवर। तो दिन का टारगेट होना चाहिए 12 घंटे हमको पढ़ना है एक ही सब्जेक्ट, तो आपका हो जाएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट साथ में लेते हो तो आप 20 डेज का स्लॉट लीजिए और 20 डेज में आपको दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। अब गाइस, आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जैसे यहां पे मैंने टॉपिक का नाम दे रखा है, मुझे लगता है कि आपको एस्टिमेटेड टाइम इतना लगना चाहिए। अब आप देख लीजिए आपका एक्चुअल टाइम कितना लगता है, तो इसका प्रिंट आउट लेके अपने पास में रख लीजिए और फिर आप देखिए कि आपका एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है। अगर एक्चुअल टाइम ज्यादा लग रहा है तो ऑब्वियसली इट इज अ नेगेटिव वेरिएंस, ऐसे बोलेंगे। वेरिएंस आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, वेरिएंस या वेरिएंस जो भी आप बोलते होंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो गाइस, आपको फिर देखना है कि कहां पे कैसे कैसे आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां पे जो मैंने टाइम दिया है ये मेरे हिसाब से टेंटेटिव टाइम है कि इतना टाइम लगना चाहिए। अब हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत आपसे कम ज्यादा भी हो सकता है, तो 10 to 20% का आप टॉलरेंस बैंड है वो आप लेके चल सकते हैं। अब एक चीज समझना, मैंने जो सीक्वेंस दे रखी है ना, अगर आप इस सीक्वेंस में करेंगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन अगर आप कोई टॉपिक हो सकता है पहले उठा के करना चाहते हैं और पहले वो करना चाहते हैं तो भी आपका चलेगा। दैट इज ऑल योर चॉइस करके, ये आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो गाइस, एक बात बताऊं, सबसे पहले जैसे बेसिक टैक्स रेट एंड अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम का टॉपिक है, तो उसमें मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि जस्ट रीड द थ्योरी फ्रॉम द कॉम्पैक्ट। उसमें आपको टैक्स रेट इन द ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में क्या है, मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलता है, सरचार्ज कैलकुलेशन इन केस ऑफ द स्पेशल इनकम कैसा होता है, एंड अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम में वो आपको बाद में करना है आफ्टर पीजीबीपी। यहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A है, न्यू टैक्सेशन रिजीम ओल्ड टैक्सेशन रिजीम में कैसे मिलेगा वो आपको पहले ही कर देना है। लेकिन गाइस, अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम है वो आपको बाद में करने का। क्यों बाद में करने का? क्योंकि उसमें बहुत सारे पीजीबीपी के पॉइंट रहते हैं, बहुत सारे अदर हेड के पॉइंट रहते हैं और वो आप बिजनेस के बाद करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जैसे ये पहला टॉपिक कर दिया। अब एक बात समझिए, जैसे ही आपका बिजनेस वाला पार्ट होगा तो मैंने यहां पे बोला हुआ है कि पीजीबीपी आप करेंगे, आईसीडीएस देखेंगे। अगर आपको देखना है तो आईसीडीएस टॉपिक सिर्फ क्वेश्चन कर लोगे तो भी चल जाएगा। पीजीबीपी में आईसीडीएस के बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। यहां पे मैंने दे रखा है ऑल्सो डू द अल्टरनेट टैक्सेशन रिजीम अंडर सेक्शन 115 बा 115 बीएबी 115 बीएसी बीएडी बीए। एंड गाइस, 80P जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला वो साथ में कर दो। एंड गाइस, 80JJAA है वो साथ में कर दो डिडक्शन टॉपिक से। एंड गाइस, इसके साथ साथ में जैसे ही आपका पीजीबीपी कंप्लीट हो जाता है, पीजीबीपी के बाद में फिर आपको ये पॉलिटिकल पार्टी है, फर्म एलएलपी एंड एओपीबीआई है, बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट है। मैट के बाद में आपका जो एएमटी डिडक्शन है, ये वाला पार्ट आपको करना है। अब एक चीज समझना, मैंने यहां पे जो टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं ना, ये टॉपिक्स के नाम में मैंने ये दे रखा है कि आपको इतना टाइम टेंटेटिवली लगना चाहिए। जैसे कैपिटल गेन आप पूरा करेंगे तो कैपिटल गेन में अप्रोक्स 8 to 9 आवर्स आपको लग जाता है, क्योंकि आप पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में आप इतने सारे क्वेश्चन करेंगे। और मैंने फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट ऐसा दे रखा है जो मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। जैसे आप देखेंगे टैक्सेशन ऑफ द यूलिप जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, यूलिप और इंश्योरेंस पॉलिसी वाला वो मस्ट डू टॉपिक है, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में सेक्शन 4549B जो है, पार्टनर का शिप फर्म से पार्टनर को अगर कुछ मिलता है ऑन द डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन तो उस केस में क्या होगा वो सब है। उसके साथ साथ में आपको जो जेडीए वाला पॉइंट है वो करके जाना है, 50AA करना है, 50B जो है स्लम सेल वाला। स्लम सेल इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर और लास्ट एग्जाम में नहीं आया तो हो सकता है आपको स्लम सेल मिल जाए। उसके बाद में आपको जो इंडेक्सेशन इस बार अलाउ नहीं होता, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 के बाद में अगर आप ट्रांसफर करते हो तो आपको इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है। एंड गाइस, एक चीज ध्यान रखना, इंडेक्सेशन आपको टैक्स कैलकुलेट करते टाइम तो एक ऑप्शन दे रखा है, बट कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम इंडेक्सेशन अलाउ नहीं है। टैक्स कैलकुलेट करते टाइम अगर वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास ऑप्शन है, दैट इज द विद इंडेक्सेशन 20% और विदाउट इंडेक्सेशन 12.5%। बट गाइस, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो गाइस, ये वाला एरियाज है जिस पे आपको ध्यान देना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं ना, ये आपके कंपाइलर के क्वेश्चन है।
ये आपके कंपाइलर के क्वेश्चन है। अब हो सकता है आपने जब बैच लिया था उस टाइम पे आपके कंपाइलर में 37 क्वेश्चन थे, ये 38 वाला कौन सा है? तो ये मैंने आपको क्लास में कराया होगा, एक क्वेश्चन था गोपाल वाला, और ये 38 नंबर क्वेश्चन था, जिसमें वो था कि लाइक अगर आप पहले बेच लेते तो क्या होता, उसके बाद में अगर आपने प्रॉपर्टी बेचा तो आपका टैक्स कैलकुलेट करते टाइम कैसे विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन करते हैं, वो यहां पे कवर हुआ है। तो गाइज आप एक काम करेंगे कि यहां से आपकी जो प्रायोरिटी आपको लेनी है टॉपिक की वो ले लीजिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप कैपिटल गेन कर रहे हैं ना, तो कैपिटल गेन के साथ में अदर सोर्सेज भी करना है, डिविडेंड डीम डिविडेंड भी करना है, एंड लिक्विडेशन बायबैक करना है, और अमलगमेशन डीमर्जर भी करना है। ये कैपिटल गेन के साथ में करेंगे तो आपके लिए फटाफट हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपने पीजीबीपी किया, तो पीजीबीपी कर रहे हो तो कंप्यूटेशन पार्ट कंप्लीट करो। जैसे ही आपने पीजीबीपी किया उसके बाद सीधा आप एएमटी डिडक्शन 10AA ले लो, उसके बाद में आप जो है वो मैट लो। अब आप बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड ले लो, और उसके पहले आपको चाहिए तो फर्म एलएलपी एओपी बीवाई, ये सीधा पीजीबीपी के बाद ले लो। तो आपको ये ऐसा सेट करना पड़ेगा कि कंप्यूटेशन पार्ट है वो पहले करना है आपको, तो कंप्यूटेशन पार्ट में आपको अच्छा खासा कवरेज मिलता है और अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस जैसे डिडक्शन है, तो डिडक्शन में आपको ये टॉपिक्स, ये जो क्वेश्चंस है वो करने हैं। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन कौन से डिडक्शन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम के लिए कवरेज कर सकते हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना है। यहां पे मैंने हर टॉपिक कवर किया, जितना कंपाइलर में दे रखा है मैंने पूरा टॉपिक है वो आपके लिए कवर किया है, और यहां पे मैंने बोला है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जो प्रायोरिटी क्वेश्चन है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको इतने ही क्वेश्चन करने चाहिए जो मैंने दे रखे हैं, बट मैंने ये बोला है कि ये प्रायोरिटी क्वेश्चन है। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इन क्वेश्चंस को होना चाहिए, उसके बाद में आपका टाइम रहता है उसमें आप दूसरे क्वेश्चन भी एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लो। और जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे, थर्ड रिवीजन करेंगे, एग्जाम से पहले जब आप रिवाइज करेंगे, तो आपको सिर्फ ओनली यही क्वेश्चन देख के जाना है, जो मैंने यहां पे मार्किंग करके दे रखा है वो क्वेश्चन आपको देख के जाना है। तो गाइज यहां पे मैंने आपको टॉपिक का नाम दिया है, कितने आवर्स लगने चाहिए और कौन कौन से प्रायोरिटी क्वेश्चन है वो आपको करके जाना है। और जहां जहां मुझे लगता था कि आपको ये चीज बतानी है तो वो आपको मैंने यहां पे दे भी रखी है। जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ में ध्यान रखना आपको मेथड्स करनी है, रेंज कॉन्सेप्ट करना है, अप्पा करना है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट लिमिटेशन 94B वाला, टीपी की पेनल्टीज कितनी है। एंड गाइज एक बात समझना, यहां पे रेंज कॉन्सेप्ट जो है वो गलत प्रिंट हुआ है, क्योंकि रेंज कॉन्सेप्ट ऊपर आ चुका है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेफ हार्बर रूल। आपको जो है वो सेफ हार्बर रूल्स है ना, वो आपको करके जाने हैं। अब आप बोलोगे ये सेफ हार्बर रूल्स कहां दे रखे हैं? गाइस आपके एग्जाम के लिए सेफ हार्बर रूल्स इज एप्लीकेबल। एंड एक तो सेफ हार्बर रूल्स है वो आपका दे रखा है रॉ डायमंड वाला बिजनेस, कि अगर मान लो आप जो फॉरेन कंपनी है एंड इफ माइनिंग ऑफ द बिजनेस में है और इंडिया के नोटिफाइड जोन में, आप अगर रॉ डायमंड जो अनअसोर्टेड डायमंड है, अनकट डायमंड है, उसका अगर सेल करते हैं तो आपको ग्रॉस रिसिट का 4% आपका पीजीबीपी का इनकम बताना है। एंड उसके बाद जो अदर सेफ हार्बर रूल्स है, ये अदर सेफ हार्बर रूल्स कौन कौन से हैं? जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, आईटी एनेबल्ड सर्विस, कोर ऑटो कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट, केपीओ का सर्विस करके, ठीक है, वो सब सेफ हार्बर रूल से रिलेटेड। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो, यू कैन चेक दैट वीडियो। एंड इसका नोट कहां पे मिलेगा? तो सेफ हार्बर रूल्स का नोट के लिए आप एक काम करिए, बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट पे चले जाइए और bbvirtuals.com पे जाएंगे तो वहां पे फ्री रिसोर्सेज में मैंने दे रखा है, वहां पे आपको मिल जाएगा इसके नोट्स वगैरह। उसके साथ में जैसे आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन करेंगे तो ये चीजों पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद में गाइस जब आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट टॉपिक करते तो मैंने यहाँ पे 4 घंटा बहुत ज्यादा दिया है DTAA में, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि DTAA टॉपिक जब आप करते हैं तो उसके साथ साथ में आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाला टॉपिक भी साथ में करना है, रूल नंबर 128। एंड उसके साथ साथ में ध्यान रखना जो फॉरेन इनकम का जो कन्वर्जन होता है, और उसमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है मैंने, तो जो FTC और फॉरेन इनकम का कन्वर्जन इनटू द इंडियन इनकम, वो वाला क्वेश्चन है वो भी आपको साथ में करना है। तो भैया एक क्वेश्चन उस टॉपिक का दे रखा है वो साथ में करिए, तो ये आपका सेट बनना चाहिए। मींस DTAA किया, DTAA के बाद सीधा फॉरेन टैक्स क्रेडिट पे चले जाओ, और उसके बाद में आप जो है वो फॉरेन इनकम इंडियन इनकम में कैसे कन्वर्ट होगी वो देखो, और उसके बाद आप क्वेश्चन पे चले जाओ। और क्वेश्चन में मैंने बोला हुआ है दिस इज द प्रायोरिटी क्वेश्चन जो आपको करने चाहिए। तो गाइस ये तो आपके कंपाइलर से आपको क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो मैंने दे रखा है। उसके बाद में गाइस अगले पेज पे मैंने आपको 25 केस लॉज दे रखे हैं। मैं हमेशा केस लॉज है वो एग्जाम से 15-20 दिन पहले ही देता हूं, लेकिन इस बार मैंने आपको बहुत पहले दे दिया है कि ये केस लॉज आपके करके चले जाओ और आपका काम बन जाएगा।
क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो है वो केस लॉ से आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन में केस लॉ आपका अप्रोक्स 8 मार्क के करीब कवर करेगा। और कौन सा क्वेश्चन जो होता है सर वो केस लॉ से आता है, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो केस लॉ से जो क्वेश्चन आता है दैट इज द स्टैंडर्ड, हर बार आएगा ही आएगा केस लॉ से क्वेश्चन। एंड आई थिंक केस लॉ से जो आपका क्वेश्चन आता है आप देखोगे तो हर बार केस लॉ से क्वेश्चन आपका 5A करके जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द केस लॉ। 5A क्वेश्चन है वो आपका केस लॉ से आएगा। तो केस लॉज आपको ये 25 केस लॉज का लिस्ट मैंने दे रखा है, ये केस लॉज आपको करके जाने हैं। एंड गाइस आप देखोगे ये जितने भी केस लॉज है ये तो ऑलरेडी कॉम्पैक्ट में दे रखे हैं। ये जो कुछ केस लॉज ऐसे हैं जिसमें से हो सकता है आपने नई कॉम्पैक्ट खरीदी होगी, तो बैंक ऑफ राजस्थान है, जॉनसन्स माते है, जुपिटर कैपिटल है, ट्रेवल डिजाइनर है, ये केस लॉ एंड अडाडाइन टेक्नोलॉजी है। ये केस लॉ भी ऑलरेडी आपको लास्ट पेजेस पे कॉम्पैक्ट में दे रखा होगा। लेकिन ये जो 3 केस लॉ है ना, ये भी लेटेस्ट आए, आईसीआई ने अभी जस्ट रिलीज किए हैं कुछ दिन पहले ही। और ये केस लॉस के लिए मैंने आपको पीडीएफ ऑलरेडी दे रखा है ऑन द bbvirtuals.com, वहां से उस पीडीएफ को भी आप प्रिंट आउट कर लो, और प्रिंट आउट लेने के बाद आप अपना पढ़ना चालू करो। तो मैंने बोला दिस न्यू केस लॉज यू कैन रेफर फ्रॉम द www.bbvirtuals.com/ आपका फ्री रिसोर्सेज, एंड वीडियो ऑफ द सेम इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। एंड गाइस यहां पे दे रखा है प्लीज नोट रेफर नोट्स गिवन ऑन द वेबसाइट फॉर द सेफ हार्बर रूल्स, बिकॉज एज इन द एग्जाम मोस्टली यू विल गेट द 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन फ्रॉम द सेफ हार्बर रूल्स, आपको मिलने ही वाला है। आप मान के चलो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, आईटी एनेबल्ड सर्विस, या फिर आपका जो केपीओ वाला सर्विस है, या फिर आपका कोर ऑटो कंपोनेंट और नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट के मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लिख के रख लीजिए, आपको 4 to 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाला है। तो गाइज इतने 25 केस लॉज अगर आप देख के चले जाओगे और अगर आप ट्राई करेंगे इसका नाम याद रखने का तो मजा आ जाएगा। एंड गाइज ये 25 केस लॉज आपने कर लिए, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद में गाइज मैंने यहां पे है ना ये सीए फाइनल के पेपर का एनालिसिस डाला है। देखो सीएमए वाले जो बच्चे हैं, सीएमए वालों के लिए जैसे डीटीडब्ल्यूए बहुत ज्यादा कवरेज करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत ज्यादा कवरेज करता है, तो जितना इसमें दे रखा है ना उतना आप करोगे, आपका काम बन जाएगा। आप लोग जैसे सीएमए की मैं बात करूंगा तो सीएमए में नॉर्मली टीडीएस टीसीएस नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है, तो टीडीएस टीसीएस टॉपिक आप ऊपर ऊपर से कर दोगे तो चलेगा। बट सीए के लिए टीडीएस टीसीएस टॉपिक इज अ मस्ट, आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज सीए के लिए तो टीडीएस टीसीएस से हर बार एग्जाम में 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी 10 मार्क के 12 मार्क के भी क्वेश्चन आएंगे। एंड गाइस एक बात बताऊं, मैंने लास्ट पेज पे आपके लिए क्या किया पता है तुमको? लास्ट पेज पे मैंने आपके लिए लास्ट के जो 4 पेपर हुए हैं इन द न्यू सिलेबस उसका एनालिसिस डाला है। और भाई साहब ये एनालिसिस देख के मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि अगर आप पेपर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं ना तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप पेपर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो आप इजीली पेपर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देखोगे कि यहां पे पहला क्वेश्चन 14 मार्क का जो आएगा वो आपके टोटल इनकम का आएगा, जिसमें टोटल इनकम रहेगा, उसके साथ साथ हो सकता है 115 BAA BA भी पूछा जा सकता है, और कंपनी का क्वेश्चन रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में रहेगा। तो ऑल 4 पेपर देख लीजिए आप लोग, इन ऑल 4 पेपर में टोटल इनकम का क्वेश्चन आया है, कंपनी का आया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आया है। 2 बार उन्होंने पूछा था 115 BAA को लेके, लेकिन गाइस यहां पे एंड यहां पे उन्होंने 115 BAA को इग्नोर करने को बोला है। तो अपने को नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टोटल इनकम है वो निकालना पड़ेगा। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना तो दूसरा क्वेश्चन नॉर्मली जो है ये 8 मार्क का जो रहता है। दूसरे क्वेश्चन का जो पार्ट ए है ये 8 मार्क का नॉर्मली आपके कंप्यूटेशन से रिलेटेड रहता है। जैसे इधर कैपिटल गेन आया था कितना 4 मार्क का, डीम डिविडेंड आया था आपका 4 मार्क का, यहां पे पूरा 8 मार्क का कैपिटल गेन आया था, यहां पे पूरा 8 मार्क का जो है वो आपका फर्म एसईजेड एएमटी का क्वेश्चन आया था, और यहां पे एओपी बीओए का 4 मार्क का आया था, और बायबैक लिक्विडेशन का 4 मार्क का आया था। तो गाइस आपको मैं बताऊं, ये मेरे को ये लगता है कि ये 8 मार्क्स आपके कैपिटल गेन और उसका जो सेट ऑफ उसके जो सिस्टर वाले टॉपिक है दैट इज बायबैक है, लिक्विडेशन है, उससे आ सकता है। तो ये जो 8 मार्क है ना, ये 8 मार्क आपको कैपिटल गेन और उसके जो एसोसिएटेड टॉपिक है उससे आपको मिल जाएगा। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 6 मार्क का, ये तो फिक्स है, आपको एनआर टैक्सेशन से मिलेगा। ये तो फिक्स है, आपको एनआर टैक्सेशन से मिलेगा। जैसे पहले एनआरआई आया था, उसके बाद ये एफआईआई आया। एक बात बताओ, यहां पे पोएम आया था, यहां पे वो हेड ऑफिस का एक्सपेंसेस आया था, इस बार पोएम आने का चांस बनता है। इस बार मुझे यहां पे ये लगता है कि यहां पे पोएम आने का चांस है वो बहुत बनता है, बिकॉज पोएम काफी टाइम से 3 एग्जाम से वो पोएम नहीं आया है, फॉरेन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस। सो दिस टाइम दे मे आस्क यू अबाउट द पोएम। या फिर जो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन का जो इनकम रहता है 115 BBA करके आई थिंक, तो उसमें नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन का जो इनकम है वो 20% से टैक्सेबल होता है। तो वो क्वेश्चन मेरे को लगता है कि यहां पे 6 मार्क में ये लोग फिट कर सकते हैं करके, ठीक है। बिकॉज आप देखिए पोएम आया था, फिर एचओ का एक्सपेंसेस ये 44C, ये तो मैंने आपको पीजीबीपी में बता रखा है।
उसके बाद एनआरआई का टैक्सेशन आया, अब एफआईआई आ गया, तो एफआईआई आ गया तो अब आपका पोएम वापस से रिपीट होने का चांस बनता है करके, ठीक है। या फिर हो सकता है कुछ वोडाफोन से रिलेटेड जो केस लॉ था जिसमें इनडायरेक्ट ट्रांसफर, कि अगर मान लो कोई भी फॉरेन कंपनी का शेयर अपनी वैल्यू डिराइव करता है फ्रॉम द इंडियन एसेट, तो फॉरेन कंपनी का शेयर विल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन इंडिया। दैट कॉन्सेप्ट इज आल्सो कैन बी टेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज 2B में। उसके बाद आपका जो 3A वाला पार्ट है, 3A में सिंपल है भाई साहब, 8 मार्क आपको ट्रस्ट टैक्सेशन से मिलने वाले हैं। ट्रस्ट मींस एनजीओ, एनजीओ मींस चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। उसके साथ साथ में देखो एक बात बताऊं, यहां से अभी भी एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन नहीं आया। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कि हो सकता है Jan 26 के एग्जाम में आपको यहां पे जो है ना वो एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन मिल जाए। एग्जिट टैक्स जो ट्रस्ट में होता है ना, एग्जिट टैक्स, कि जिसमें एक्रिएटेड इनकम पे जो टैक्स लगता है एमएमआर की रेट से, तो वो पूछा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप देखोगे यहां पे नॉर्मली ट्रस्ट और यहां पे एक इलेक्टोरल ट्रस्ट का 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट और ट्रस्ट से रिलेटेड चीजें पूछी गई है। बट यहां पे बाबू ऐसा हो सकता है कि आपको इस बार ट्रस्ट में जो एग्जिट टैक्स है उसको टेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद 3B DTAA का सेक्शन 91 का हर बार यही क्वेश्चन है कि जिसमें आपको जो 91 का जो रिबेट मिलता है जब DTAA नहीं है तो वो रिबेट कैसे मिलेगा, तो वो वाला क्वेश्चन। ये TDS TCS स्टैंडर्ड है 8 मार्क का। ट्रांसफर प्राइसिंग 4B का 6 मार्क, पहला ट्रांसफर प्राइसिंग आएगा ही आएगा भाई साहब। और ट्रांसफर प्राइसिंग में आप देखोगे हर बार यहां पहला जो क्वेश्चन है ना वो आपका मेथड से रिलेटेड आता है। यहां कब पूछा था, यहां कब पूछा था, यहां पे आपको रीसेल प्राइस मेथड पूछा था, लास्ट एग्जाम में एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं, और अगर मान लो उसके साथ में ट्रांजैक्शन होता है और इनकम बढ़ जाती है तो उसको कैसे सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार मेरे को ऐसा लगता है मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है कॉस्ट प्लस मेथड पूछा जाए, जो कॉस्ट प्लस मेथड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है यहां पे, ऐसा मुझे लगता है। ये तुम्हारा केस लॉ वाला क्वेश्चन 8 मार्क का बनेगा ही बनेगा। जैसे मैंने आपको 25 केस लॉ दे रखे हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है उसमें से आपका केस लॉ का काम बन जाएगा यहां पे, ठीक है। उसके बाद में गाइस केस लॉ के बाद में मैं आपको बताऊं ना, आपका ये जो केस लॉ वाला पार्ट हो गया, उसके बाद में ये जो 5B का जो टॉपिक है, 5B का जो क्वेश्चन रहेगा 6 मार्क का, ये नॉर्मली वो जो 3 टॉपिक है ना उससे आता है। टैक्स ट्रीटी है, बेस रीजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है और मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, उससे आएगा। अब एक बात बताऊं, यहां पे इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आप एक काम करिए कि जितने क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो 3 टॉपिक्स में, अगर आप वो ढंग से कर लोगे आपका ये वाला क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। उसके बाद दिस इज द टैक्स ऑडिट इज अ मस्ट डू टॉपिक भाई साहब, 6 मार्क का एग्जाम में आ रहा है। पढ़ने के लिए टैक्स ऑडिट मैं बताऊं 2 से 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। टैक्स ऑडिट में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 8-10 क्वेश्चन दे रखे हैं, जस्ट डू दैट क्वेश्चन और वहीं से क्वेश्चन आएगा। लास्ट टाइम भी वही से आया था टैक्स ऑडिट में 94B का। 94B में वहां पे उसमें ऐसा था कि भाई साहब अगर मान लो आप अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को लोन देते, एसोसिएट एंटरप्राइज है उससे आपने नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया है, तो उस केस में वो लिमिट लगती है 30% ऑफ EBITDA की। लेकिन उसमें ऐसा होता है कि अगर मान लो आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज ने मैचिंग अमाउंट जमा कराया और अगर मान लो आप किसी लेंडर से लोन लेते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में भी ये सेक्शन लग जाती है, लेकिन वो मैचिंग कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट को लेके कुछ डिस्प्यूट है, तो उससे रिलेटेड टैक्स ऑडिट का जो क्लॉज क्या रहेगा मैं बताऊं। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन मुझे लगता है ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ मस्ट डू क्वेश्चन, इसको मत छोड़ना, ये सबसे सिंपल टॉपिक है। क्योंकि मैं बताऊं ये तीनों ही टॉपिक जो है ये आपके 5 to 6 आवर्स से ज्यादा लगेंगे, यानी 5 to 6 आवर्स में आपके तीनों टॉपिक हो जाएंगे और पूरा 14 मार्क का क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि ये देखो बोर्ड, ये जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन, हर बार 4 मार्क का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद गार टॉपिक से आपका रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है और गार के स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। और उसके बाद में टैक्स ऑडिट, तो ये वाला ऐसा पार्ट है ना भाई साहब कि आप अगर इस क्वेश्चन नंबर 6 पे आप मैं बताऊं 5 आवर्स आप लग के पढ़ाई कर लोगे ना तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्रैक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्रैक है आपका। तो गाइज एक बात बताऊं, आपको थोड़ा ऐसा प्लान करना पड़ेगा। यहां पे जो मैंने आपको ये प्लान दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है आपको उसमें से क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज मैंडेटरी, उसके बाद में आपका 2 से लेकर 6 के बीच में जो भी है उसमें आप एक ऑप्शन में छोड़ सकते हैं। अब ऑप्शन में कौन सा छोड़ना है, देखो पहली चीज मैं बताऊं, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में मत छोड़ना, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल वाले हैं ना वो तो करने ही करने हैं, उसमें तो ऑप्शन छोड़ने का सवाल ही नहीं आता। ऑप्शन आप कौन सा छोड़ सकते हैं पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शन में छोड़ने जैसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि एक तो केस लॉ रहेगा और असेसमेंट प्रोसीजर वगैरह इसमें पूछा जा सकता है, तो असेसमेंट प्रोसीजर केस लॉ रहेगा और वो उसके साथ साथ में आपका जो है वो मॉडल टैक्स कन्वेंशन, टैक्स ट्रीटी, अगर ये नहीं बैठ रहा तो दिस कैन बी द ऑप्शनल क्वेश्चन। बट बाकी भाई ये वाले इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन में नहीं जाना चाहिए।
आपको तो प्रिपेयर एक बार 100% करके जाना है, और अगर मैं बताऊं ना ढंग से आप प्लान करते हो ना तो आपका पेपर आराम से क्रैक हो जाता है, और बच्चा आराम से 60 प्लस है वो स्कोर कर सकता है इन द डायरेक्ट टेक्स्ट पेपर। तो गाइज ये मैंने दे रखा है। उसके साथ साथ में मैंने आपको एमसीक्यू का यहां पे दे रखा है। देखो एमसीक्यू में ये लोग असेसमेंट प्रोसीजर पूछ रहे हैं, अपील पूछ रहे हैं, उसके बाद में आपका पेनल्टी पूछ रहे हैं, तो आप देखिएगा। और भाई साहब बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड तो 2 घंटे का टॉपिक और एग्जाम में 8 मार्क देके जाता है, 8 मार्क कभी 6 मार्क है, उतना देके जाता है जब आप लोग जो है वो बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड करते हैं। तो गाइज यहां पे जो मैंने लिस्ट दे रखी है ना, इस लिस्ट को अगर आप ढंग से कर दोगे आपका काम बन जाएगा। सो गाइज यू कैन फॉलो दिस, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं अच्छे से, आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड मैं बताऊं हमेशा खुश रह के पढ़िए, हैप्पी हैप्पी वाला पढ़िए, पॉजिटिव रह के पढ़िए, मोटिवेट करने की कोशिश करिए अपने आप को। हर दिन एक जैसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा लगता है कि यार आज तो अच्छे से नहीं हो रहा है, रोज सोचते हैं कल से करेंगे कल से करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वापस वैसा ही हो जाता है, कल जाते ही वापस ये लगता है कल से करेंगे। ये आपके साथ नहीं होता, हमारे साथ भी होता है। आपको ये लगता है कि लाइक सर तो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, सर के साथ ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं सबके साथ ऐसा होता है करके, ठीक है। सो गाइज मैं आपको बताऊं ना, प्लानिंग कौन नहीं करता। आपकी प्लानिंग इज परफेक्ट, माय प्लानिंग इज परफेक्ट। मैंने आपको प्लान दे दिया, डीटी प्लानर बहुत बढ़िया दिया है आपको, ठीक है। आपके जो 3-4 पेजेस है, ये 4 पेजेस अगर आप ढंग से उसको फॉलो कर लो आपका काम बन जाएगा। लेकिन प्लानिंग करना इज वेरी इजी, बट इसको एग्जीक्यूट करना इज वेरी डिफिकल्ट। मैं आपको बताऊं ये प्लानर बनाने के लिए आई टुक द 3-4 डेज, क्योंकि मुझे हर पेपर का एनालिसिस करना था, कॉन्सेप्ट में क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, कौन कौन से केस लॉज मुझे लगता है कि आने चाहिए एग्जाम में, कौन कौन से क्वेश्चंस मुझे लगता है जो इंटरेस्टिंग है और मेरे को लगता है कि ओवरऑल कवरेज करता है। तो गाइज ये मैंने मेरा एग्जीक्यूशन किया, क्योंकि मैंने पहले प्लानर बनाने के लिए मेरी साइड से तो एग्जीक्यूशन है ना, नाउ इट इज अ प्लानर फॉर यू, नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। एंड गाइज एक बात बताऊं ना, हमेशा लाइफ में ऐसा लगेगा कि जब आपको लगेगा यार अपन टूट गए, अपने से नहीं हो रहा, अपने से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उस टाइम पे है ना आप अपने आप से ये पूछना कि आपने जब चालू किया था सीए सीएमए, क्या ये सोच के चालू किया था? एंड एक बात बताऊं, लाइफ में कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना, कुछ तो एफर्ट मारना पड़ेगा ना। कुछ तो ऐसे दिन जाएंगे जब आपका मन नहीं कर रहा है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो जाके वो मिलेगा जो अपन लोग चाहते हैं। एंड इट इज अ प्रोसेस यार, इट इज नॉट लाइक टू बी कंसिस्टेंटली फॉलो दिस प्रोसेस, दैट इज द मेन मोटिवेशन इन द लाइफ। सो गाइज आप लोग मोटिवेटेड रहे, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को बोलिए कि ऑल इज वेल, सब चीजें ठीक हो जाएगी, वी विल डू इट करके। ट्राई फॉर द माउंटेन करके आपको ट्राई करना है रैंक के लिए। अब रैंक आए नहीं आए ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आई एम नॉट अ रैंकर बट आई डिड द गुड इन द माई लाइफ ना। So आप ट्राई फॉर द रैंक, ट्राई टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। रैंक नहीं आया इट्स ओके, इफ यू क्लियर्ड इन द एग्जामिनेशन ना, बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड गाइस मैं आपको बताऊं ना, इस दुनिया में जो भी आज के बाद 10 साल बाद आप होंगे, यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल। आप कुछ अच्छा करोगे, लोग क्रेडिट लेने आ जाएंगे, मैं भी लूंगा क्रेडिट, मैं भी बोलूंगा मेरा बच्चा था जिसने ऑल इंडिया रैंक 1 लाई, 2 लाई, 3 लाई करके, ठीक है। बिकॉज जो बंदा जीत जाता है ना उसके साथ सब होता है, लेकिन जो बंदा हार जाता है ना उसके साथ कोई नहीं रहता, वो अकेला रहता है करके, ठीक है। एंड आपको हारना नहीं है, यू हैव टू ट्राई टू विन इट करके। एंड एक बात तो बता दूं, ये कोर्स ऐसा है ना जिसमें आपको जो चाहते हो वो चीजें मिल तो जाती है। मैंने ये लाइफ में फील किया है, मैंने ये चीज देखी है कि जो सपने देखते हैं वो पूरे तो होते हैं, बट उसके लिए एफर्ट मारना पड़ते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत सारी रातों की नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी चीजें है, सोशल मीडिया, एवरीथिंग वी हैव टू सेक्रीफाइस, एंड तब जाके कुछ चीजें बनती है। एंड ये आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है, सबको करना पड़ेगा। जिन्होंने लाइफ में कुछ अच्छा किया है ना, लोग बोलते हैं लक रहा होगा वगैरह, मैं बताऊं कुछ भी नहीं होता लक। लक इज अ 10%, 90% इज दैट पर्सन एफर्ट, और उसने वो एफर्ट मारा है, उसने कुछ अलग किया है और इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ है। सो गाइस कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। और मैं बताऊं आप जब यहां तक आई गए हैं तो बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और अपने आप को पुश करो। जिस दिन मन नहीं करे अपने आप को ऐसे गुस्सा होके मन करा के पढ़ाई करो करके, ठीक है। खुद को बोलो नहीं मैं पढ़ेगा करके, ठीक है। वो जब बोलते हैं ना, सिद्धू एक बार बोलता है कि सचिन तेंदुलकर जब गया था पहली बार खेलने पाकिस्तान और उसके सामने जो बॉलर थे वसीम अकरम जैसे करके, ठीक है,
वसीम अकरम, इमरान खान, वैसे बड़े बड़े बॉलर। और जब वो सचिन की एज वॉज आई थिंक 16 ईयर्स और 17 ईयर्स, और जब उसको जैसे ही बॉल लगती है बाउंसर यहाँ पे टूट जाता है, खून आ जाता है, तो लोग बोलते हैं यार बच्चा है बाहर जाएगा, बट वो बोला नहीं यार मैं खेलेगा, और मैं खेलेगा। और बंदा जो है वो क्या जोरदार खेलता है उस मैच में, एक ही मैच में खेल पाया ढंग से, बट दैट वाज द सचिन। सचिन आज की डेट में आप जो देखते हो ना वो नहीं बना। सचिन तब बना था जब वो 16 इयर्स का जो एज थी, 17 इयर्स का एज थी, और उसने वो जो एफर्ट पुट किया, और उस बंदे का जो डेडिकेशन था, जो उसका फोकस था, उसको लग रहा था कि नहीं यार मुझे ये करना है, सचिन उस दिन बन गया था। उस दिन देखो दो लोग थे, विनोद कांबली भी था, सचिन भी था। विनोद कांबली बोलते बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, बट उसने वो मेंटेन नहीं कर पाया। एंड गाइस सचिन ऐसा था जो उसने आज तक मेंटेन किया। आज तक जो सचिन है वो सचिन है यार, कुछ भी बोलो सचिन इज अ सचिन। बट उसने उसके जो एरिया में वो बंदा था उसमें वो परफेक्ट बनने की उसने कोशिश की। दैट्स व्हाई ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट। तो लाइफ में एक बात बताऊं ना, एफर्ट तो मारने पड़ेंगे। वो जो अपने आप को जब उसने बोला कि मैं खेलेगा, वो आपको बोलना पड़ेगा कि मैं पढ़ेगा करके, ठीक है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए। मैं बताऊं जब मैं सीए फाइनल में था तो मैं बहुत बार पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि मेरा बैक पेन होता था। मैं 2-3 घंटे से ज्यादा बैठ ही नहीं पाता था। जैसे ही मैं 2-3 घंटे बैठने लगता था, मेरा इतना गंदा बैक पेन होता था, मैं रोने लग जाता था। तो फिर मैं चल चल के पढ़ना चालू किया। मैं क्या करता था, 1-1.5 घंटा प्रैक्टिकल पढ़ता था, जब बैठना पड़ता था, सॉल्व करना पड़ता था एएफएम और लाइक एफआर जैसे सब्जेक्ट। बट जब मैं ऑडिट पढ़ना रहता था, लॉ पढ़ना रहता था, मैं आई यूज टू लाइक वॉक, और मैं वॉक करते करते पढ़ता था, नहीं तो मेरा बैक पेन हो जाएगा। और भाई साहब मैंने ऐसा करते करते, और कुछ दिन तो ऐसे निकले कि जब मुझे रोना आ जाता था, क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था बट मैं पढ़ नहीं पाता था ड्यू टू दैट हेल्थ इशू। गाइस एक बात बताऊं, कैसा भी कुछ भी चीजें रहे, पढ़ना तो पड़ेगा। बिना पढ़े पास नहीं हो सकते, बिना एफर्ट मारे पास नहीं हो सकते। और उसके लिए आपका यही टाइम है, गिव योर 100%। जितना दे सकते हो दो करके, ठीक है। हेल्थ का भी ध्यान रखो। आप 5-6-7 घंटे आराम से आप सो करके, ठीक है। बट जो बाकी टाइम आप वेस्ट करते हैं ना, ये सोशल मीडिया पे इंस्टॉल लाइक स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम है, बहुत बार टेलीग्राम है, बहुत बार लाइक यूट्यूब पे आप कुछ ऐसे शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, वहां पे जितना टाइम आप खराब कर रहे हैं ना, वो टाइम जो है वो आप प्रोडक्टिवली अगर पढ़ने पे लगाओगे तो शायद मैं बताऊंगा आपके लिए टाइम की कमी नहीं है। दिन में 24 घंटे है, आपके लिए भी 24 घंटे है, और जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाएगा उसके लिए भी 24 घंटे है। आपके हाथ में है कि आप कैसे उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड यू नो दैट वी ऑल आर फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली, और हमारी सबके घर में एक तो इश्यू रहता है फाइनेंस का। एंड आई बैट यू कि व्हेन यू विल बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना, आपका 80% जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएंगे थ्रू द फाइनेंस। और सीए बनने के बाद पैसा तो कमा ही लोगे, ये बात पक्की है। सो गाइस ऑल द बेस्ट, सी यू आफ्टर सीए। और सीए बनने के बाद हम लोग पार्टी रखने वाले हैं आपके फेलिसिटेशन के लिए, बढ़िया वाली पार्टी रखेंगे, और उसमें आप लोग मिलोगे करके, ठीक है। और जब आप मिलोगे तब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि लाइक मुंबई आऊंगा सीए बनने के बाद। तो सीए बन गया हम, अब मुंबई आया, सर बताइए अब क्या करना है। एंड लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, फटाफट उसको क्रैक करिए एंड उसके बाद आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाइनल एग्जाम।